हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही है। केंद्रीय बजट 2024 और 25 का जो सेंट्रल बजट पेश हुआ था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, उसका हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं उनको हम आज करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरा बजट रट जाएगा। ठीक है, आप हमेशा थ्योरी पे पढ़े होंगे, यहाँ पर हमने हर एक थ्योरी का क्या किए हैं, क्वेश्चन आपको क्रिएट कर दिए हैं। तो चलते हैं, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, ये सेंट्रल जो आपका बजट इस बार पेश हुआ था, ये 9 प्राथमिकताओं पर आधारित था। ठीक है, तो ये 9 प्राथमिकताओं पर आधारित था, उसी प्राथमिकताओं पर हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है। ये आगे थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे। इसके बाद जो प्राथमिकताएं हैं, पहली प्राथमिकताएं कृषि और उत्पादकता और लचीलापन, इससे जो इतने क्वेश्चन बने हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको हम करेंगे। ठीक है, दूसरा प्राथमिकता रोजगार कौशल से रिलेटेड है, इसको हम करेंगे। इसी प्रकार जो 9 प्राथमिकताएं हैं उनको तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो इसी प्रकार जितने भी 9 क्वेश्चन हैं उनको हम पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको पसंद आएगा ये, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश बजट देखना हो उसका भी वीडियो पड़ा है, उत्तर प्रदेश का बजट भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले बजट के बारे में। 5 मिनट हम ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ बजट में कहना क्या चाह रहा है इस बार। ठीक है, अब देखते हैं ये बजट। ठीक है, ये कब पेश किया गया, तो ठीक है, तो ये बजट जो है कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया 23 जुलाई 2024 को ये पेश किया गया बजट। ठीक है, आपका बजट कब पेश किया गया, 23 जुलाई 2024 को, क्योंकि जो इस बार इलेक्शन था, इलेक्शन के पहले एक इंटरिम बजट आया था। ठीक है, तो हर साल जब इलेक्शन होता है आपका पूरा ये पीएम वाला, मतलब लोकसभा वाला, उसके पहले एक इंटरिम बजट आता है, फिर जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद मेन बजट आता है। ठीक है, तो ये 23 जुलाई 2024 को ये बजट पेश हुआ था। अब इस बजट के बारे में एक और नोट रखिए फैक्ट, ये बजट जब निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, उन्होंने ये जब बजट पेश किया था तो वो लगातार 7वीं बार बजट पेश की हैं। किस बार, लगातार 7वीं बार। ठीक है, ये याद रखेंगे, कौन, लगातार 7वीं बार ये वो बजट पेश की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड तोड़ी है, मोरारजी देसाई का। अब पूछेंगे आप कि मोरारजी देसाई तो अभी भी सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे, तो हाँ वो अभी भी हैं, लेकिन लगातार की हम बात करें, अगर लगातार की बात करें तो वो निर्मला सीतारमण जी आ गई हैं अब। ठीक है, 7 बार, वो कितनी बार किए हैं, 6 बार किए हैं। कितनी, 2 क्वेश्चन आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, कितनी बार, ये 7 बार और वो 6 बार। तीसरा है, इस बजट का टाइटल क्या है, तो इस बजट का टाइटल क्या है, विकसित भारत। अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। इसका टाइटल क्या है, विकसित भारत इसका टाइटल है। 3 क्वेश्चन हो गया, तो इसका टाइटल विकसित भारत है। कितने प्राथमिकताओं पर आधारित है, तो ये 9 प्राथमिकताओं पर आधारित है ये बजट। अब पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो टोटल कितना है बजट, पहले ये देख लेते हैं कितना टोटल बजट इस बार पेश हुआ है, 48.21 लाख करोड़। ठीक है, तो ये जब इतना बजट पेश हुआ है तो ये देख लेते हैं कितना किस किस क्षेत्र में मिला है। थोड़ा सा पूरा नहीं देखेंगे, जो मेन सेक्टर हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका जो सेंट्रल बजट था सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को पैसा दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को पैसा दिया गया था, डिफेंस को दिया गया था सबसे ज़्यादा पैसा। डिफेंस को कितना दिया गया था, लगभग 4.5 लाख
करोड़ रुपए दिया गया था। ठीक है, 4,54,773 करोड़ रुपए दिया था, करोड़ में जाएगा ये। ठीक है, 4,54,773 करोड़ रुपए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिया गया है डिफेंस को। इसके बाद इसका वो भी याद रख लीजिए कितना है। ठीक है, तो एक बार फिर कहिए, 4,54,773 करोड़ रुपए डिफेंस को सबसे ज़्यादा दिया गया था। अब दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे तो डिफेंस आ गया, दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट को दिया गया था। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को दिया गया था। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट को कितना दिया गया था? इसका आधा ही दिया गया था। ठीक है, तो कितना, लगभग आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2,65,808 रुपये। ठीक है, 808 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इतना दिया गया था रूरल डेवलपमेंट को। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उनको कितना दिया गया था? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उनको दिया गया था 1,51,851 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना दिया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये याद रखिएगा। अब देखिए, होम अफेयर से रिलेटेड कितना, ये एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, तो होम अफेयर से रिलेटेड 1,50,983 करोड़ रुपए दिया गया था होम अफेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का। एजुकेशन पर कितना दिया गया था? तो एजुकेशन पर 1,25,638 रुपए दिया गया था एजुकेशन पर। आईटी सेक्टर पर कितना खर्च किया गया था? टेलीकम्युनिकेशन पर कितना खर्च किया गया था? 1,16,342 करोड़ रुपए। कितना? 1,16,342। सबसे लास्ट में देख लीजिए, हेल्थ पर कितना खर्च किया गया है इस बार के बजट में, मतलब कितना खर्च किया जाना है। हेल्थ पर कितना खर्च किया जाना है? तो हेल्थ पर 89,287 रुपये। हेल्थ वाला कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, 89,287 करोड़ में सब है, याद रखिएगा, सभी करोड़ में है। कभी मैं रुपए या ये सब बोलूँ तो रुपए में तो होगा ही, लेकिन करोड़ में होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। 4,54,773 करोड़ रुपए, 2,65,000 रूरल पे, एग्रीकल्चर पे 1,51,000, होम अफेयर्स पे 1,50,983 करोड़ रुपए, और ये एजुकेशन पर 1,25,638 रुपये, आईटी पे 1,16,342 करोड़ रुपए, हेल्थ पे 89,287 करोड़ रुपए। तो ये आपका ओवरव्यू हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफेंस पे। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको इतना पता हो गया ना। अब यही जो 9 सेक्टर हैं, 9 प्राथमिक क्षेत्र हैं, उसी में ये सब डिवाइड कर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे लगेगा उसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपका पूरा था तैयार। तो पहला क्वेश्चन इसलिए हमको बताना पड़ा कि वहाँ पर जब हम लोकेट करते तो आपको पता भी होना चाहिए। तो अभी जो बजट कितने रुपए का लॉन्च हुआ, कितने लाख करोड़ का? 48.21 लाख करोड़ का। अभी इससे पहले कितना लॉन्च हुआ था? तो इससे पहले कितना, लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट लॉन्च हुआ था। ठीक है, इससे पिछले साल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लगभग 45 लाख करोड़ रुपए, ताकि कभी भी ऑप्शन में दे कि पिछले साल इतना लॉन्च हुआ था, इस बार इतना लॉन्च हुआ, तो आप बता दें। ठीक है, या परसेंट में पूछे तो भी बता दें। ठीक है, कितना बढ़ गया। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2024 और 25 का जो बजट था, अनुमान के अनुसार सकल कर प्राप्ति कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट एस्टीमेट व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग कितना एस्टीमेट किया गया है? तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना एस्टीमेट किया गया है? ये 25.83 लाख, मतलब टैक्स से इतना आने की संभावना है। कितना? 25.83 लाख करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 के बजट के अनुसार वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना % है?
तो कितना परसेंट होगा, तो ये बताइए कितना परसेंट लगभग हो सकता है। तो ये अभी देखिए इस्टीमेट यहाँ कहा है, इस्टीमेट, अभी तो ये पता नहीं है कितना सरकार खर्च करेगी, कितना पैसा लाई है, ठीक है, उसको कितना मिला है और कितना वो खर्च करेगी, तो ये सब नहीं पता है। जो भी बजट में होगा सब इस्टीमेट होगा, बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो लगभग, लेकिन यहाँ बता दिया जाता है कि वित्तीय घाटा कितना एस्टीमेट, फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना एस्टीमेट कर दिया है। यदि कि फिजिकल डेफिसिट बहुत बार पूछा जाता है, फिजिकल डेफिसिट किससे क्वेश्चन, ठीक है। तो वित्तीय घाटा कितना है, 4.9, याद रखेंगे 4.9% सरकार सोच रही है, ठीक है, इतना हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए पहली प्राथमिकता देखते हैं। पहली प्राथमिकता क्या है, कृषि। अभी हमने 3 क्वेश्चन फिजिकल डेफिसिट से पूछा, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टैक्स से, और कितना पूरा टोटल बजट था 48.21, ठीक है, लाख करोड़। तो 3 क्वेश्चन अभी हम पढ़ें। अब देखिए चौथा क्वेश्चन से रिलेटेड प्राथमिक जो प्राथमिकताएं हैं 9 उनसे रिलेटेड बनी हैं। तो पहला प्राथमिकताएं क्या थी, पहला प्राथमिकताएं कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, ये प्राथमिकता है। तो इसमें देखते हैं क्या बन रहा है। इसमें कह रहा है कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 2024-25 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई। तो अभी हमने बताया कृषि और इससे जुड़े मतलब क्षेत्रों के लिए 2024 और 25 में कितनी राशि आवंटित की गई। तो हमने कितना बताया था, 1.52 लाख करोड़, ठीक है। तो याद रखेंगे 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई, ठीक है। अब वहाँ पढ़ें, वहाँ मैं बताया होऊंगा, हो सकता है कि 1.518, तो ये याद रखेंगे, ये 2 हो गया, ठीक है, इधर 8 जाके ये 2 हो गया, तो लगभग इतना मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये आवंटित की गई। 1.52 लाख करोड़ रुपए किस पर, एग्रीकल्चर पे आवंटित की गई है। अब चलते हैं देखते हैं, कई बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए एग्रीकल्चर पे कितना आवंटित की गई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसानों की खेती बाड़ी के लिए कितनी नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। अब देखिए जो किसानों की, अभी देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो पुराने बीज हैं उसका सरवाइव करना मुश्किल है। तो सरकार ने ये कहा है इस बजट में कि हम 109 जो किस्म की बीजें होंगी उसको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 109 किस्म की बीजें प्रोवाइड करेंगे और वो किसान बैठाएंगे, वो थोड़ा सा जलवायु से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो कितनी एक बीजें पैदावार करने के लिए दे सकती है सरकार, दी जाएगी, तो 109 किस्म की बीजें दी जाएंगी, ठीक है, बागवानी साइड, ठीक है, कृषि में, बागवानी में, सभी में, ठीक है, 109 किस्म की बीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। नेचुरल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी फार्मर विल बी लिंक्ड टू नेचुरल फार्मिंग ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। तो मतलब नेचुरल फार्मिंग से कितने किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार ने ये एस्टिमेट किया है कि हम इतने किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ देंगे, मतलब जो नेचुरल तरीके से खेती करे, ताकि हेल्थ के लिए भी सही रहे और हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए भी सही रहे, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, ढेर सारे कीटनाशक डाल रहे हैं खेतों में। तो सरकार ने इसीलिए इस बजट में बताया है कि हम नेचुरल फार्मिंग से किसानों को अब जोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा क्लाइमेट और हेल्थ सही रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 करोड़ किसानों का लक्ष्य रखा गया है कि अगले हम 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे, ठीक है। याद कर लीजिए, इतना आराम से कोई नहीं बताएगा जितना आराम से मैं बताता हूँ, ठीक है। और आपको सोर्स भी बता दूँ, ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, जो आपका पुराना अभी पिछले महीने का जो सितंबर महीने का आपका क्रॉनिकल आया था, वहीं से ये हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें बजट का एक टॉपिक पूरा दिया ही था, वहीं से हमने लिया है। तो आप यहाँ पर पढ़ के क्वेश्चन आंसर वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो और इस पीडीएफ को भी आप अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक दिया है, वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नीचे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर करें प्राकृतिक खेती के लिए कितने आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैव, अब देखिए, हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर विल बी स्टेबलाइज फॉर नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो कितने
स्थापित की जाएंगे? तो याद रखिएगा, जैव आदान संसाधन कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे? लगभग 10,000। ठीक है, 10,000 स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई जिसको कहते हैं, इन एग्रीकल्चर को कितने वर्षों में लागू किया जाएगा? तो बताइए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने वर्षों में लागू किया जाएगा? तो 3 वर्षों में लागू किया जाएगा, सरकार ने बोला है। ठीक है, डीपीआई कितने वर्षों में? 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपके। ठीक है, अब पूछ सकता है, ये आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल डीपीआई होता क्या है? तो किसान और उनकी ज़मीन को डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब सार्वजनिक तौर पर, मतलब डिजिटल सार्वजनिक संरचना और संरचना यही है कि उनकी किसान, उनकी जो ज़मीन होती है उसको डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वर्षों में कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा दूसरा प्राथमिकता क्या है? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चर्चा में है, थोड़ा सा याद भी रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? रोजगार संबंध प्रोत्साहन के अंतर्गत ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को कितनी राशि दी जाएगी? जो ईपीएफओ में पंजीकृत किए हैं, जो ईपीएफओ में रजिस्टर किए हैं, उनको जो पहली बार रोजगार पाए हैं उनको कितनी रुपए दिया जाएगा? तो उनको कितना रुपए दिया जाएगा? 15,000 रुपये दिया जाएगा। याद रखेंगे, 15,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? तो महिलाओं की के कार्यबल में करें, व्हाट स्टेप विल बी टेकन इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स? मतलब जो महिलाएं काम करती हैं कहीं, चाहे कंपनी में चाहे किसी फैक्ट्री में, तो वो उनके कार्यबल को बढ़ाने के लिए कुछ सरकार द्वारा कदम उठाया जाएगा। तो हाँ, उठाया जाएगा। महिला छात्रावास और क्रेचों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसकी? महिला छात्रावास और क्रेचों की स्थापना की जाएगी सरकार के द्वारा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि महिलाओं के लिए कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो महिलाओं के लिए कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो महिलाओं के लिए महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये महिलाओं से रिलेटेड इसमें बातें बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या करें? प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को कौशल सिखाया जाएगा? बताइए, अंडर द प्राइम मिनिस्टर पैकेज व्हाट इज द टारगेट फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑफ यूथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो कितने युवाओं को? लगभग 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा अगले 5 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? अंडर द मॉडल स्किल्स लोन स्कीम, मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये याद रखेंगे, मॉडल कौशल ऋण योजना है, इसके तहत कितना ऋण मतलब प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसके तहत कितना ऋण प्रोवाइड किया जाएगा? 7.5 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करें, नई इंटर्नशिप योजना आई थी, इसकी जो आएगी इसके अंतर्गत युवाओं को 5 साल में 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो जो अगले 5 साल में कितने करोड़ लोग, मतलब कितने करोड़ युवाओं को या लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा? ये कितने मिलेगा? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को जो शीर्ष कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ युवाओं को। अब देखते हैं यहाँ पर 15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौशल विकास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को कौशल बढ़ाने का लक्ष्य है? तो अच्छा, वही क्वेश्चन फिर आया, 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करें, सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के पात्र नहीं होने वाले युवाओं, मान लीजिए सरकार ने जितनी भी नीतियां चला रही हैं उसका आपने कोई बेनिफिट नहीं पाया है, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ लाया है। क्या लाया है? घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए कितने रुपए तक ऋण दिया जाएगा? तो वो भी लाया क्या है, उसमें ऋण ही होगा। ठीक है, लोन ही देंगे। ठीक है, तो ये कितना
लोन देंगे। तो ठीक, कितना लोन देंगे? तो 10 लाख रुपए का लोन देंगे कि आप अगर किसी नीति में नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो आप 10 लाख का लोन ले लीजिए, कहीं पर कुछ करिए, ठीक है, स्टार्टअप, ठीक है। तो 10 लाख का लोन की व्यवस्था की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बने हैं? तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये बना है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पूर्वोत्तर योजना आई है, ठीक है, बजट में बताया गया। पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वोदय, ठीक है। तो पूर्वोदय योजना के तहत कह रहे हैं औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, गया में किसका? औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि किस औद्योगिक गलियारे के साथ, तो कौन सा औद्योगिक गलियारा होगा, ये पूछ रहे हैं। तो कौन सा औद्योगिक गलियारा होगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ठीक है। इसका नाम क्या है? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र किस परियोजना के अंतर्गत आरंभ किया जाएगा? तो किस परियोजना के तहत? तो वो 21,400 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजना है। इसी के अंतर्गत पीरपैंती में 2400 मेगावाट का, पीरपैंती है, ठीक है, यहीं पर 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, आरंभ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अब देखिए, आंध्र प्रदेश के जो पुनर्गठन अधिनियम, जो आंध्र प्रदेश एक मतलब क्या इसका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना टूटा 2015 में, ठीक है। तो वहाँ पर अभी राजधानी का बहुत इशू चल रहा है, राजधानी सेटल नहीं हो पा रही है। तो उसी के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो आंध्र प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना सहायता दी जाएगी? 15,000 करोड़ रुपए सहायता दी जाएगी, ठीक है। किसके अंतर्गत? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, तो वो कितने पैसा अलॉट किया गया है, ठीक है। तो 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के किस क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो मतलब ये है, ये चेन्नई है, चेन्नई और ऊपर ही है, ठीक है, ये एक फिर से ये है, ये चेन्नई है। तो यहाँ से विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच जो औद्योगिक गलियारा है का केंद्र स्थापित किया जाएगा किस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कोप्पार्थी, याद रहे, कोप्पार्थी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन करें हैं, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्त्रियां हैं और गर्ल्स हैं तो उनको जो लाभ पहुँचाने वाली कितनी योजनाओं की राशि आवंटित की जाएगी? तो महिलाओं और लड़कियों को की योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर का देखते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, जो अच्छे क्वेश्चन जैसे ही बन सकते हैं वैसे ही हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। अब यहाँ पर क्या करा, देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या होगा, कितने जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे? तो कितने जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे? 5 करोड़ लोग लाभार्थी, लगभग 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग इससे लाभार्थी होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग इससे लाभकारी होंगे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी शाम को आपको 3 बजे हैंड रिटन नोट्स का जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। शाम को 3 बजे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको प्लीज़ देखिएगा,
काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? तो कितनी शाखाएं? 100 शाखाएं खोली जाएंगी, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए चौथा, प्राथमिकता क्या है? हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं सब प्राथमिकता के हिसाब से ही बना रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब यहाँ पर किससे रिलेटेड है? विनिर्माण और सेवाओं से रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ पर विनिर्माण और सेवाओं से रिलेटेड क्या है। मुद्रा लोन में तरुण, ठीक है, तरुण जो लोन दिया जाता है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको लोन दिया जाता है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत उद्यमियों के लिए ऋण सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना? तो मतलब तरुण श्रेणी में अब जो लोन दिया जाता है मुद्रा लोन के तहत, उसमें 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितना दे दिया जाएगा कि आप जाइए, अब आपको और पैसा दिया जाएगा, जाइए स्टार्टअप करिए कुछ। तो अब 20 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तरुण हमेशा याद रखेंगे। यही क्वेश्चन पूछेगा कि तरुण योजना के तहत कितनी राशि बढ़ा दी गई है? तो 20 लाख रुपए अब हो गई है 10 लाख से 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कह रहे हैं मुद्रा लोन तरुण, उसी की बात कर रहे हैं। तरुण श्रेणी में किन उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो सरकार भी कम मतलब चालाक नहीं, मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब आप चालाक ऐसे 20 करोड़ लाख रुपए देगी और आप जाइए। पहले आप जो अगर पुराना लिए हैं तो वो भी जाके जमा करिए। ठीक है, तो मतलब ये सही है, नहीं तो ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इकोनॉमी पर। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि अगर आप जो पहले ऋण को सफलतापूर्वक अगर चुका चुके हैं तभी आपको 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर पता चला वो पिछला 10 लाख लिए थे वो भी अभी नहीं चुकाए हैं फिर 20 लाख आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। पुराना चुका दीजिए फिर आपको 20 लाख रुपए मिल जाएगा लोन। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो पता ही चल गया होगा ना कि 20 लाख रुपए मिलेगा तरुण के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कारोबार की सीमा को घटाकर कितनी कर दी गई है ताकि खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफार्म पर अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सके? तो कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है कितना, पहले 500 था, अब क्या कर दिया गया है 250। ठीक है, तो 500 से 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब देखिए शहरी विकास। ठीक है, तो शहरी विकास से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, आवागमन उन्मुखी। ठीक है, तो आवागमन उन्मुखी मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर्ड। आवागमन उन्मुखी विकास परियोजनाओं को कितने बड़े शहरों के लिए तैयार की जाएगी? तो कितने बड़े शहरों के लिए? 14 बड़े शहरों के लिए तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विकास योजनाओं किस जनसंख्या वाले शहरों के लिए तैयार? दो 14 तो तैयार कीजिए, 14 तो आपको ले लिया जाएगा शहर, लेकिन उनकी जनसंख्या भी इतना होना चाहिए, कितना, 30 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो 14 जो शहर हैं उनकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है, उन्हीं में तैयार की जाएगी आवागमन उन्मुखी विकास योजना, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान। 14 शहरों के लिए की जाएगी, 14 जो बड़े शहर हैं उन्हीं के लिए की जाएगी। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का क्या करा है। तो 29 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना शहरी 2.0। इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा? मतलब सरकार ने क्या कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं उनको आवास देंगे। ठीक है, तो मतलब उनके समस्याओं को समाधान किया जाएगा, मतलब आवास ही देके समाधान किया जाएगा और क्या। ठीक है, तो क्या कितने, तो लगभग 1 करोड़ परिवार को। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 करोड़ परिवार को अगले 5 साल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, याद रखिए 2.0 के अंदर कुल कितनी निवेश किया जाएगा? तो मतलब 5 साल में जब 1 करोड़ घर देंगे तो पैसा भी चाहिए, तो कितना, लगभग 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करा,
अगले 5 वर्षों में स्ट्रीट फूड हब के विकास, मतलब शहरों में जो स्ट्रीट फूड नहीं होता, मतलब हर मतलब गली या चौराहे में कहीं स्ट्रीट फूड लगा होता है, उसके विकास के लिए कितने साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की योजना है। ठीक है, तो ये भी होगा, साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब का विकास होगा। तो कितने, तो 100। ठीक है, तो याद रखेंगे 100। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कर रहे हैं, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कितने मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। तो कितने मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया करेगा, तो 800 मेगावाट का। ठीक है, कितना, 800 मेगावाट का। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्र के लिए एनटीपीसी और किस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। एनटीपीसी और भेल के लिए। ठीक है, याद रखेंगे भेल के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो आपको दूसरा दोनों आगे देखे हैं, ये ऊर्जा में था। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा में था, तो ये नीचे आ गया ये हेडिंग। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या था, ऊर्जा में था, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसी में एक क्वेश्चन और बना है, कह रहा है कि हार्ड टू एबेट उद्योगों के लिए किस पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय तैयार किया जाएगा। फॉर कन्वर्टिंग हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज व्हिच मार्केट विल बी सुटेबल रेगुलेशन बी प्रिपेयर्ड फॉर। ठीक है, तो किसके लिए, भारतीय कार्बन बाजार के लिए थी। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन बना था। ठीक है, ये कार्बन वाला क्वेश्चन और ये आपका जो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्र, याद रखिएगा एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स। ठीक है, तो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्र जो है ये और भेल एक दूसरे से समझौता करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं अवसंरचना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो क्वेश्चन बना है उसके देखते हैं। व्हाट इज द प्रोविजन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय का प्रावधान कितनी राशि का है। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार कह रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना रुपए खर्च करेंगे आने वाले 5 सालों में। तो कितना रुपए खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये याद रखेंगे 11,11,111 करोड़। ठीक है, तो याद रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पूंजीगत व्यय का यह प्रावधान जीडीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, तो जो आपका जीडीपी का ये कितना परसेंट होगा, तो 3.4% ये होगा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी डज द प्रोविजन ऑफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट, 3.4%। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए राज्य सरकारों को कितने रुपए ब्याज रहित, ठीक है ब्याज मतलब नहीं चाहिए, दीर्घा अवधि ऋण प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्य हो गए उनके संसाधन के आवंटन के लिए उनको पैसा दिया जाएगा ब्याज रहित। ठीक है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा है का चरण 4। ठीक है, तो चरण 4 कितनी ग्रामीण बसावटों और 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया जाएगा। तो बताइए कितना आरंभ किया जाएगा, तो याद रखिए 25,000 ग्रामीण बसावटें। ठीक है, तो याद रखिए 25,000 ग्रामीण बसावटें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी पैसा अलॉट हुआ है। तो बिहार में कोसी और मेची अंतर्राज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो कितनी 11,500 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 11,500 रुपये दिया जाएगा बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक जैसी परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए। बीपीएससी में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं करें किस मंदिर गलियारे का व्यापक विकास पर्यटन के अंतर्गत प्रस्तावित है। तो किस मंदिर गलियारे का व्यापक विकास, देखिए ये किसके मतलब जैसे उसी के थ्रू मतलब
तो किसके तर्ज पर ये करना प्रस्तावित है? तो ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, कॉरिडोर है, उसी की तर्ज पर ये याद रखेंगे। कौन सा? विष्णु पद मंदिर गलियारा। याद रखेंगे विष्णु पद मंदिर गलियारा। और एक और है महाबोध मंदिर गलियारा। ठीक है, तो कौन सा? महाबोधि मंदिर गलियारा। ठीक है, ये एक हो गया। एक याद, महाबोधि मंदिर गलियारा। ठीक है, ये महाबोध मंदिर गलियारा। इसको किसके? जो काशी विश्वनाथ है वहाँ उसी जैसे वो उसका कॉरिडोर बना है, ऐसे ही इन दोनों का भी कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ठीक है, व्यापक विकास किया जाएगा इसका, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर गलियारा का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में भी कुछ किया जा रहा है। तो उड़ीसा में क्या किया जा रहा है? उड़ीसा के किन क्षेत्रों में विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी? तो मंदिर में स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, भूदृश्य और समुद्री तट। ठीक है, इनके विकास हेतु सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नवाचार और अनुसंधान विकास, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, एक ही क्वेश्चन बना है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में कितने गुना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और उसके लिए कितनी राशि की उद्यम पूंजी निधि प्रस्तावित की गई है? तो मतलब अंतरिक्ष के लिए कितनी पूंजी प्रस्तावित की गई है? 1000 करोड़ प्रस्तावित की गई है और अगले 5 वर्षों में इसको 5 गुना बढ़ाना है। ठीक है, कितना? 5 गुना बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगली पीढ़ी के सुधार, प्राथमिकता 9। ठीक है, तो ये लास्ट है 9वीं प्राथमिकता। तो इसमें क्या कह रहा है? ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य के तहत कौन सी गतिविधियाँ की जाएंगी? ठीक है, तो कौन सी गतिविधियाँ की जाएगी? तो इसमें कौन सी गतिविधियाँ कहेंगे? भूखंड पहचान संख्या, डिजिटलीकरण और मानचित्र उप प्रभावों का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये याद रखेंगे, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अगली पीढ़ी में सुधार का, ये भी उसी से रिलेटेड है। एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, अब बोलेंगे ये क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना? तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो होता है, ये अभिभावकों को, मतलब बच्चों के जो माता पिता होंगे या अभिभावक होंगे, उनको बोला जाएगा आप कुछ राशि जमा कर दीजिए। इसके बाद जब बच्चे वो बड़े होंगे, अभी नाबालिग हैं, जब बड़े होंगे तो उनके किसी भी काम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पैसे को तो हो सकता है उस पर ब्याज उज दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिए वात्सल्य ये एनपीएस यही योजना है कि अभिभावकों को कहा जाएगा कि बच्चों जो नाबालिग बच्चे के माता पिता हैं उनसे कहा जाएगा कि आप कुछ राशि जमा करें। ठीक है, तो याद रखिए नाबालिगों के माता पिता अभिभावकों द्वारा दिया जाएगा योगदान। ठीक है, तो इसी में वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्वेश्चन क्या बना है। 3 बनाए हैं कि मतलब कैंसर के 3 दवा हैं। कैंसर की 3 दवाएं क्या हैं? ट्रिस्ट्रोजुमाब, डिरोक्सिटेकन, ओसिमार्टिनिब और डुर्वालुमैब पर सीमा शुल्क की स्थिति क्या है? तो कुछ नहीं, इस पर पूरी तरह छूट दे दी गई है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों आपकी किसकी है? कैंसर की दवा है, पूरी तरह से छूट दी गई। पेपर में पूछेगा कैंसर की किन दवाओं को टैक्स में छूट दे दिया गया है बजट में? तो कैंसर की दवाओं को। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है ये? तो यहाँ पर करा मोबाइल फ़ोन और उससे संबंधित पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क घटाकर कितना % कर दिया गया? ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन है उस पर जो सीमा शुल्क है उसको घटा दिया गया। तो कितना घटा दिया गया? अब तो मतलब उसके कल पुर्जे, मतलब कुछ चीज़ें जैसे बिगड़ जाते हैं उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो कितना कर दिया गया? ठीक है, तो कितना घटा दिया? 15%। याद रखिएगा कितना किया गया? 15% कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें आपका वो भी आ जाएगा, चार्जर और सब आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो हो गया 15%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर का। कह रहा है कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितने % कर दिया गया? कह रहे हैं सोना और चांदी पर, तो सोना और चांदी पर कितना घटाकर? 6% कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे सीमा शुल्क कितना कर दिया गया? 6% कर दिया गया। अब देखिए करें प्लेटिनम पर कितना सीमा शुल्क कर दिया गया? तो प्लेटिनम पर कितना कर दिया? 6.4% कर दिया गया प्लेटिनम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है
कह रहा है कि लौह और निकल के ब्लिस्टर और तांबे पर क्या किया गया है। तो बताइए इस पे क्या किया गया है, लौह, निकल और ब्लिस्टर। तो क्या है, मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। तो ठीक है, तो मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट ही देखते हैं। अब देखिए, लौह, स्क्रैप और निकल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क कितना प्रस्तावित है। तो मतलब मूलभूत सीमा शुल्क की स्थिति क्या है। तो बताइए इसकी स्थिति अभी क्या बना दी गई है, हटा ही दिया गया, लौह, स्क्रैप और निकल कैथोड। ठीक है, हटा ही दिया गया सीमा शुल्क। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले कि लौह स्क्रैप पर सीमा शुल्क क्या कर दिया गया, तो हटा दिया गया, या किस पर हटा दिया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लौह, स्क्रैप और निकल कैथोड पर सीमा शुल्क हटा दिया गया। ठीक है, जैसे आपका कैंसर की दवा पर। अब देखिए यहाँ पर तांबा स्क्रैप पर कितना प्रतिशत रियायती मूलभूत सीमा लगाया गया है। तो कितना परसेंट तांबा स्क्रैप पर, 2.5%। ठीक है, कितना, 2.5%। नेक्स्ट देखते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टरों के विनिर्माण। ठीक है, तो जो रजिस्टर होते हैं, तो मोबाइल में नहीं लगे रहते हैं, वो वाला रजिस्टर नहीं, पेन कॉपी वाला, ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उसमें विनिर्माण होता ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर मूलभूत सीमा की शुल्क स्थिति क्या है। तो बताइए, तो उसकी मूलभूत स्थिति क्या है। तो कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ क्या है, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, तो सीमा शुल्क इसका 7.5% से 10% कर दिया गया है। तो आप सोचेंगे ये सब भी मंगाया जाता है सर। हाँ, ये सब भी मंगाया जाता है। ठीक है, बहुत चीज़ें मंगाई जाती हैं जो अभी तक हम सबको पता भी नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर सीमा शुल्क की दर क्या है। तो बताइए, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, ठीक है, PCBA। ठीक है, तो जो हरा प्लेट होता है ये, तो इस पर क्या है, 15%। ठीक है, याद रखेंगे 15%। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, PVC फ्लैक्स बैनरों पर ये सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जो फ्लैक्स बैनर होते हैं इन पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 10 से 25% सीधे कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर का 56 करें, विनिर्दिष्ट दूर संचार उपकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि PCBA पर BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है। बाई हाउ मच परसेंटेज हैज द BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी बीन इंक्रीज द स्पेसिफिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट PCBA। ठीक है, तो बताइए कितना कर दिया गया। ठीक है, तो कितना कर दिया गया इसमें, तो ये 15%। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना, 15% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर का, घरेलू विमान और नाव तथा जलयान के MRO, ठीक है, उद्योग के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को कितने महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो कितने, तो ये मतलब करें कितने महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया। तो कितने वर्ष, महीने से, पहले 6 महीने का होता था, अब क्या किया गया, 1 बार। अब इसमें का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि घरेलू जो विमानन और नाव, जलयान, MRO उद्योग के लिए जो आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए जो समयावधि थी, कि मतलब जो आयात है फिर उसको निर्यात करना है, कि मतलब कितना कि जल्दी निर्यात होगा, तो उसके लिए सीमा कि 1 साल तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो कोई आया है फिर उसको जाएगा भी। ठीक है, कोई मतलब मशीन वशीन मंगाया है फिर उसको भेजना है, तो 1 साल तक, ठीक है, ड्यूटी फ्री रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी किया गया है, जैसे कह रहे हैं वारंटी जो होता है कि टू हाउ मेनी ईयर्स इन द लिमिट री इम्पोर्टिंग वारंटी आइटम्स फॉर रिपेयर पर्पज टू बी इंक्रीज। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को कितने वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ठीक है, तो कितने वर्षों से बढ़ाकर, 3 वर्षों से बढ़ाकर 5, और पहले 3 वर्ष था, 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कितने महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। तो कितने महत्वपूर्ण खनिजों को, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव किया गया है, बेसिक
कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर, तो 4। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करने का निर्णय लिया गया है। सॉरी, यहाँ 4 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, 2। ठीक है, तो 4 चल रहा है दिमाग में, तो 2। तो 2 महत्वपूर्ण, मतलब कितने महत्वपूर्ण खनिजों पर, 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD कम करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2। ठीक है, यहाँ 4 मत लगाइएगा, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर धर्मार्थ संस्थानों के लिए कर में छूट की 2 व्यवस्थाओं को मिलाकर कितनी व्यवस्थाओं का प्रस्ताव किया गया है, तो कितनी, एक व्यवस्था, पहले 2 व्यवस्था थी, अब एक व्यवस्था कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, AB होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर कितने % TDS करने का प्रस्ताव दिया गया है, तो कितने % TDS करने का प्रस्ताव किया गया है, तो 2%। ठीक है, कितना %, 2% करने का प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड और UTI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया। तो ना, पुनः खरीद पर TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। ठीक है, तो जी करें प्रस्ताव। ठीक है, तो क्या किया गया है, कितना % कर दिया गया। ठीक है, कितना प्रस्ताव है, तो याद रखेंगे, तो ये 20%। ठीक है, कितना, 20% है। ठीक है, तो 20% होगा तो समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, 20%। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को कितनी % घटाकर करने का प्रस्ताव दिया गया है, तो ई-कॉमर्स जो ट्रेडर्स होते हैं कितना %, 0.1%। ठीक है, कितना, 0.1%। नहीं देगा। कैपिटल गेन के लिए छूट की सीमा को कितनी राशि तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, तो कैपिटल गेन के छूट की सीमा को कितनी राशि तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, 1.25 लाख रुपए। ठीक है, कितना, 1.25 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें फ्यूचर और ऑप्शन, जैसे जो शेयर मार्केट होता है उसमें फ्यूचर और ऑप्शन होता है। ठीक है, कि विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कितने % बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो कितना, पहले कितना था, 0.02% से 0.1%। ठीक है, तो इतना ही वैल्यू होती है वहाँ पर। ठीक है, इतना बहुत ही आप ये मत सोचिएगा 0.1 0.02 बहुत कम है। ठीक है, वहाँ जब वो शेयर मार्केट चलता है तो ये सब वैल्यू बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो कितना रख दिया गया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कितने % बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो 0.02% से 0.1% रख दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन बने फ्यूचर और ऑप्शन विकल्पों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर का। कह रहे हैं प्राप्तकर्ता द्वारा शेयरों की पुनः खरीद किस प्रकार लागू होगा, तो प्राप्तकर्ता जो शेयरों की पुनः खरीद होगा किस प्रकार के, प्राप्त आय कर पर। ठीक, तो प्राप्त आय कर पर लागू होगा। अब यहाँ पर 68 नंबर का देखते हैं। कह रहे हैं NPS में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन की कितने % से बढ़ाकर कितने % करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो 10 से 14% रखने का प्रस्ताव किया गया है। कितना, 10% से 14% कर दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं 69 नंबर का। 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों की सूचना न देने पर क्या बनाने का प्रस्ताव है, तो क्या है, तो अब बताया गया गैर दंडनीय है। अगर 20 लाख की चल संपत्ति है तो आप दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो गैर दंडनीय है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर का। कह रहे हैं वित्त विधेयक में 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को किस स्थिति में वापस लिया जाएगा, तो किस स्थिति में वापस लिया जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से वापस लिया जाएगा वित्त विधेयक में 2% इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बना था, वो शायद यहाँ पे नहीं आया है। एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है, जैसे आप कोई ये मान लीजिए स्टार्टअप खोला है, तो वो आप अपना पैसा उसको दे रहे हैं कि आप मेरा पैसा लगा दीजिए, तो पहले उस पर टैक्स लगता था, उसको एंजल टैक्स बोला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो किसी भी शेयर मार्केट मतलब किसी शेयर खरीदिए किसी कंपनी का, उस पर टैक्स मतलब जैसे
और कोई स्टार्टअप खोल रहा है तो आप पैसा उसको दीजिए तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका पैसा सेव रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए जितना पैसा दिए हैं उतना पैसा, तो इसीलिए एंजल, उसको एंजल टैक्स बोला जाता था। अब एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इससे क्या होगा कि ये नए नए उद्योग लगेंगे, नया नया इनोवेशन होगा, नए नए स्टार्टअप खुलेंगे, क्योंकि एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया, सभी लोग देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका एक वीडियो मैं और लाऊंगा। ठीक है, पेपर तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं हैंड रिटन नोट्स में लाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा दिया है। अगर देखा जाएगा तो मैं जो आय दृष्टि में आएगा बजट, उसको मैं करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। हो सकता है उसमें कुछ और चीज़ें हमको मिल जाए। ठीक है, और डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।